हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन साइंस अकेडमी। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा CDS का जो आपके 2021 में एग्ज़ाम हुए थे उनको डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में आपके 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। सो सी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज फिर हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो इस साल आपके CDS एग्ज़ाम में आए हैं। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। पहला क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो आपको ये बताना था कि इसमें से कौन सा आपका अमेंडमेंट है जिसने इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया था। और आपके ऑप्शंस थे 39th अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट। सो जो इसमें आपका आंसर था वो इन सब में से कोई नहीं होता, क्योंकि अगर हम 39th अमेंड एक एक करके ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। 39th अमेंडमेंट की बात करें जो कि आपका 1975 में आया था। सो इसमें जो उन्होंने बेसिकली बातें करी थी वो थी आपकी जो आपके डिस्प्यूट्स हैं किससे रिलेटेड, आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड, आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड या फिर स्पीकर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बारे में हमें बात करी गई थी। और ये बोला गया था कि ये जो आपका इसमें जो डिसीजन होगा वो जुडिशरी नहीं करेगी, जुडिशरी के बियॉन्ड जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड जाएगा और ये डिसाइड करेगी एक अथॉरिटी जो पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश करी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप 39th अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 9th शेड्यूल में कुछ आपके इनैक्टमेंट देखने को मिलते हैं। इसी को लेके फिर हम दोबारा से अगर ऑप्शंस के थ्रू ही जा रहे हैं तो 40th अमेंडमेंट की बात करते हैं। 40th अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, यहाँ पे जो बातें करी गई थी वो करी गई थी आपकी किस तरीके से जो आपकी लिमिट सेट करने की जो आपकी बात करी गई थी किसकी, फॉर एग्जांपल आपके टेरिटोरियल वाटर्स जो होंगे, आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो होंगे। तो ये बोला गया था कि यहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास होगी कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इनकी लिमिट्स को डिफाइन करेगी, सेट करती रहेगी। और इसके अलावा आपको इस टाइम पे भी फिर आपको 9th शेड्यूल में कुछ एडिशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऑप्शन में हमारे पास था 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका आया था 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये अभी तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट एक्ट आपको देखा गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो इसमें आपका क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल आपके जो 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये भी आपको इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने को मिले थे। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिली थी पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के, इसी के थ्रू ऐड किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट थी या फिर जो भी अमेंडमेंट एक्ट था उसने प्रेसिडेंट को बाउंड करा था कि वो कैबिनेट की एडवाइस को मानने के लिए बाउंड है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म देखने को मिलता है एक गवर्नमेंट में। और इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो भी आपके जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आप अगर इसमें देखेंगे तो अब जो आपके क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में आपकी इमरजेंसी से रिलेटेड बात करी गई थी। तो आपका 42nd अमेंडमेंट में हाँ इमरजेंसी से रिलेटेड बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे बात करी गई थी कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया था 6 मंथ से 1 ईयर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले 6 महीने था, अब ये 1 साल का कर दिया गया था। तो अगर आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का क्रक्स निकालें तो यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म देखने को मिलता है जहाँ पे यूनियन के पास या फिर जो आपका कैबिनेट है उसके पास ज़्यादा पावर्स देखने को गई इन कंपैरिजन टू आपकी जुडिशरी की फ्रीडम को भी कर्व किया गया। उसके साथ अब अगर हम ऑप्शन में जाएं, लास्ट जो आपका अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट, ये आया था आपका 1978 में। और बेसिकली इसका मोटिव ये था कि ये नलिफाई करेगा जो भी आपकी बातें कही गई थी 42nd अमेंडमेंट में, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट्स यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे आपकी दूसरी गवर्नमेंट थी, यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट थी। और यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी से रिलेटेड ये बात करी थी कि जो आपका प्रेसिडेंट है जब तक उसको रिटर्न में एडवाइस नहीं मिलेगी कैबिनेट के थ्रू तब तक वो इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए बाउंड नहीं है। और इसके साथ साथ इसी ने ही 44th अमेंडमेंट ने ही आपका जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था आपका इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के टाइम का, नेशनल इमरजेंसी की जब बात करते हैं, इसको रिप्लेस किया था आर्म्ड रिबेलियन से। तो ये सब आपको चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून हुआ था कौन से जुडिशियल रिव्यू से, ये किस में बात करी गई थी, तो ये आपकी बात करी गई थी 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो आपका इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा ये जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन
85th Amendment Act has inserted the right to education under the 21A. दूसरा था आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन. तीसरा right to constitutional remedies is in part 3rd of the constitution, and the last option was writ jurisdiction of high court is wider than the Supreme Court of India. अब इसमें जो आपका आंसर था, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो ऑब्वियसली आपका ए वाला था, क्योंकि यहाँ पे 85th नहीं 86th अमेंडमेंट की बात करते हैं जो आपका 2002 में आया था. ठीक, जहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था और जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया था. किसके लिए? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था. इसके साथ ही 86 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था इसने आर्टिकल 45 भी यहाँ पे लाया था, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको कुछ इंसर्ट किया गया था. और यहाँ पे कहा गया था कि स्टेट विल वर्क इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन अप टू 6 years. तो यहाँ पे स्टेट को गाइड किया था. और इसके साथ साथ आप देखोगे कि आर्टिकल 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी आपका एवरी सिटीजन के लिए अलाउ किया गया था कि वो इंश्योर करेंगे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड हो. सो आपका ऑप्शन में ये पहला गलत था क्योंकि इसमें 85th लिखा था. बाकी बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, जहाँ पे हमें 2 तरीके के डिटेंशन देखने को मिलते हैं. इसके अलावा प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन. उसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 की बात कर रहा है, यहाँ पे आपके पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आपको ये भी देखा गया है. और जो कि आपका और जो नेक्स्ट ऑप्शन जो था आपका कि रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन देखें तो आर्टिकल 32 के अंदर पे कर सकता है वो जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो. लेकिन हाई कोर्ट अदर मैटर्स में भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 226. इसीलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो गलत था, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज आर करेक्ट? The procedure for amendment to the Constitution is provided in Article 368. A bill to amend the Constitution can be introduced in either House of Parliament. The special procedure in the Article 368 vests constituent powers upon the ordinary legislation. आपको करेक्ट बताना था 1 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only. आपको बताना था कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, और इसमें आपका जो आंसर था वो था आपका 1, 2 and 3. अब देखते हैं 1, 2 and 3 कैसे होगा. पहला बिल्कुल ठीक था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करी गई, तो आर्टिकल 368 में कहा गया. अब अगर ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो आपका प्रपोजल होगा या बिल होगा, ये आपका ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल ठीक हो जाता है. लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ये नहीं लेके आ सकते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन आपको नहीं चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल लेके आने के लिए, और इसको कोई मिनिस्टर भी लेके आ सकता है और प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकते हैं. तो दोनों केस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा. और तीसरा भी बिल्कुल ठीक था कि आपका स्पेशल प्रोसीजर, क्योंकि जब आप आर्टिकल 368 देखते हैं तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के 2 से 3 तरीके बताए गए हैं. पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा बोला गया था कि स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. तो पहले तो पार्लियामेंट में आपका पास होगा, उसके बाद जो हाफ ऑफ द स्टेट है वो उसको रेटिफाई भी करेंगे, तब आपका वो माना जाएगा. डन. अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्कमस्टांसेस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब मैं आर्टिकल 352 की बात कर रही हूँ तो हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, और अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ग्राउंड नहीं है. वॉर ऑब्वियसली आपका ग्राउंड है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी आपका ग्राउंड था, आर्म रिबेलियन भी आपका ग्राउंड है, इंटरनल डिस्टर्बेंस आपका पहले ही ग्राउंड हुआ करता था. लेकिन आपने देखा, हमने भी पीछे पढ़ा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया आर्म रिबेलियन से. ओके, क्योंकि जब आपको यहाँ पे इमरजेंसी का टाइम पीरियड देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से ऑटोक्रेसी दिखाते हुए अपना रूल किया था, और उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे ये कर दिया था. ठीक, अब यहाँ पे आपको पता होना होगा कि आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के थ्रू लगाई जाती है, और ये इवन प्रेसिडेंट पहले भी लगा सकता है कोई इवेंट होने से पहले, कि अगर इफ़ ही इज़ सेटिस्फाई कि इस तरीके की कंडीशन अराइज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल्स इज करेक्ट? देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी.
No person is ineligible for inclusion in the electoral roll on the grounds of religion, race, caste, sex or any of them. Citizen of India not less than 18 years of age can cast his or her vote unless disqualified under a law of an appropriate legislature. आपको करेक्ट बताना था 1 only, 1 2 and 3 only, 2 and 3 only, 1 2 only. और इसका जो आपका आंसर था वो था आपका भी, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही थे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ठीक था कि एक इलेक्टोरल रोल होता है हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो हर एक एरिया को आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है ताकि आप वहाँ पे इलेक्शंस को इजीली करवा सकें। दूसरा बिल्कुल ठीक है कि कोई पर्सन इनएलिजिबल नहीं होगा, किस बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, एनी ऑफ देम, इसके बेस पे कि वो वोट ना दे सके। फॉर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन, ineligible for inclusion in the electoral roll. ओके सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। सो सेकंड ऑप्शन था आपका नो पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, जो कि हमने देखा था भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो था अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज हर वोट अनलेस डिस्क्वालिफाइड अंडर अ लॉ ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो जब तक आप किसी एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के अंदर आप अगर डिस्क्वालीफाई नहीं है तब तक आप वोट को कास्ट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टोटलिटेरियनिज्म? पहला था इट इज़ नॉट अकीन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। दूसरा था आपका इट observes political freedom of individual but it does not observe personal freedom. It implies abolition of society. It is usually identified with one party state. आपको बताना था इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा टोटलिटेरियनिज्म के लिए, ठीक है। जब मैं टोटलिटेरियनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे ये उस तरीके की गवर्नमेंट होती है जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होती है। आपको नो अपोजिशन दिखेगा, सिर्फ एक पर्सन की पावर, सारी पावर होंगी। तो अब आप ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। इट इज़ नॉट अकीन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरिज्म, ठीक। तो जब ऑटोक्रेसी की बात करते हैं तो ऑटोक्रेसी भी आपकी यही बात करती है कि जो आपकी पावर है वो सेंट्रलाइज फॉर्म में है, एक इंसान के पास होगी। अगर मैं इस ऑप्शन को मार्क करके चलूँगी, क्या पता ये गलत हो भी सकता है, पहले मैं और ऑप्शंस को चेक कर लेती हूँ। इट ऑब्जर्व्स पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट इट डजंट ऑब्जर्व पर्सनल फ्रीडम। ये आपका बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि आपका जो टोटलिटेरियनिज्म में आपका पॉलिटिकल फ्रीडम कर्व किया जाएगा लेकिन आपका पर्सनल फ्रीडम पे इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा इट इम्प्लाइज एबोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपके सोसाइटी में जो आपका रेवोल्यूशन है वो लेके आ सकते हैं, इसलिए इनको अबॉलिश कर सकते हैं। और तीसरा इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड विद वन पार्टी स्टेट, एग्जैक्टली करेक्ट। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा क्योंकि इट इज़ अकीन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटिज्म। ये आपके ऑटोक्रेसी और अथॉरिटिज्म के जैसा दिखता है, इसीलिए आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। Which of the following statement regarding the casting vote in the parliament is / are correct? It is cast by the speaker or person acting as such. It is cast in addition to voting in the first instance. It is cast in case of equality of votes. It is always cast to maintain the status of quo in the status quo. आपको करेक्ट बताना था 1 2 and 3 only, 1 and 3 only, 2 and 4 only, 3 only, कि आपको बताना था इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और इसमें जो आंसर था आपका वो है आपका 1 and 3। अब देखें इन्होंने बोला था कि कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है। अब पहले मैं उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकती हूँ जो ऑप्शंस मुझे एग्जैक्टली पता हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज़ अ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर आपको इतना पता है कि जो स्पीकर होता है या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, वो तब करता है जब आपका डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो जैसे ही आपका ए गलत हुआ, आपने ये ए कैंसिल हो गया, आपका सी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन में से या तो आपका बी होगा या सी होगा, डी होगा। बी, इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इट इज़ कास्ट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स।
अब आपका जो ऑप्शन में आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला, तो इट इज़ कास्ट बाय द स्पीकर और द पर्सन एक्टिंग सच, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये आपका जो स्पीकर होगा या जो पर्सन उसकी जगह पे काम कर रहा है उनके थ्रू एक्ट किया जाएगा, इसलिए आपका आंसर 1 और 3 हो गया। Equality before law or equal protection of law within the country territory of India guaranteed under which of the following articles of the Constitution? Article 14, Article 15, Article 16, Article 22। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर था आपका आर्टिकल 14, जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करी गई है। फिर जब आप AVIC के रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्कशन होगा, मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 14, 15, 16, 22 किसके बारे में बात करते हैं। Who among of the following said that democracy means a system of government by consent? जॉन लॉक, J.S. मिल, जेरेमी बेंथम, J.J. रूसो, और इसमें आंसर था आपका जॉन लॉक। तो जब हम गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करते हैं तो ये एक तरीके का यहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है आपका गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, और ये दिया था आपका जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा था कि इन ऑर्डर टू प्रूव या इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेजिटिमेसी एंड द मोरल राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये किसके थ्रू प्रूफ किए जाएंगे किसके थ्रू जस्टिफाई किए जाएंगे? ये जस्टिफाई किए जाएंगे आपके कंसेंट के थ्रू। कंसेंट किसके? पीपल के कंसेंट के थ्रू। यहाँ पे जब मैं कंसेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं अप्रूवल की बात कर रही हूँ। ओके, तो ये आपका जॉन लॉक ने कहा था, इसे याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स टू पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट। और बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर था आपका पार्लियामेंट, क्योंकि आर्टिकल 231 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए वो एक कॉमन कोर्ट का इस्टेब्लिश कर सकता है, कॉमन हाई कोर्ट का इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ये पावर आपका पार्लियामेंट को दी गई है। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।